और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे सभी दर्शकों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। देखिए साहब, भारत के संसद की नई बिल्डिंग, नई इमारत, उसका उद्घाटन हो गया रविवार को मई 28 को, और पूरी दुनिया से तारीफ आ रही है। हर एक कोई कह रहा है कि बड़ी शानदार इमारत है, एंड व्हाट अ लवली इनॉग्रेशन सेरेमनी। ऑफ कोर्स द ऑपोजिशन सेज दैट it was not the inauguration ceremony of a secular country led by none other than Mr. Sharad Pawar. Sharad Pawar साहब बोलते हैं I'm very glad I didn't go, because seeing what had taken place there, seeing the manner in which the Sengol was installed, I'm very happy I didn't go. ऐसा शरद पवार जी बोलते हैं। प्रदीप जी। Now, शरद पवार जी ये भी कह रहा है कि there was boycott and he's saying he's moving away from the traditions. बोले एक साइंटिफिक सिस्टम होता था, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता था जो नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था. He wanted to believe everything if science says yes or no, by putting everything to the scrutiny of reason, finding out things. He says Mr. Modi has taken us backwards. He said हम पीछे गए हैं. Now the second point है कि if you boycott, what's the point? आप बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि बॉयकॉट करके आप हासिल क्या करोगे. You also talked about how the first parliament and how things were. We were fighting the British, and yet people not only went and joined the entire thing. You could have this particular opposition led by the Congress could have protested by being there also too. But nothing went wrong. I mean, nothing went right or wrong when Mr. Modi was concerned. He was focused on that. The courts, opposition went to the court. The courts also decided that nothing can happen. This is a prerogative of the party in power, the ruling dispensation. Nobody can interfere. Even the courts assisted any move where the opposition wanted them to intervene. Ultimately, the Sengol was installed. Mr. Modi wanted to do what he wanted, and it was appreciated. If you see Shah Rukh Khan, ultimately Shah Rukh Khan, yes, Shah Rukh Khan, oh yes, tweeting and telling it it's a great occasion where the parliament has been given to the future generations. And what is more, tweeting the new Parliament House visuals with his own voice. Exactly, sir. He actually recorded his voiceover on that, which is fantastic, and that was retweeted by the Prime Minister, Mr. Modi. Now, at the moment with us from the BJP, we have our old friend, Mr. Ajit Chavan. Ajit Chavan साहब नमस्कार. सर नमस्कार. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम, वंदे मातरम. क्या लग रहे हैं साहब, जबरदस्त लग रहे हैं. तो मुझे लग रहा है ये अभी क्या मतलब नई जैकेट वैकेट सब नई बनवाई है मुझे लग रहा है अभी. दिस लुक्स रियली न्यू. हैव यू बीन टू द टेलर जस्ट नाउ? अभी मतलब ऑर्डर करके आए जैकेट वगैरह वगैरह. एंड लुक एट दैट रेड हैंकचीफ. अरे यार क्या बात है, जबरदस्त. जस्ट लाइक दिलीप कुमार. मान गए. लेकिन अजीत चौहान साहब, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेरेमनी संडे की. आई लव्ड इट, आई लाइक्ड इट वेरी फ्रैंकली. इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर. लोग मुझे अब क्या बोलते हैं, खाकी चड्डी बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, भक्त बुलाएं, जो मर्जी बुलाएं, लेकिन संसद की नई इमारत जो है उसका उद्घाटन बहुत जबरदस्त था. मजा आ गया देख करके. मुझे तो बहुत मजा आया. आपको कैसा लगा अजीत चौहान साहब? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ के लिए. मैं कई साल एंकर था, तो टीवी के लोगों की एक आदत होती है कि हम कहीं भी जाए तो थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड जाते हैं, तो एक वो आदत सी हो गई है. और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके जैसे दिग्गज पत्रकार जिनको देश सुनता है, वो जब हमारे पीछे खड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है. कई बार आप हमारा कान भी पकड़ते हैं, तब भी हमें अच्छा लगता है, क्योंकि आपका उद्देश्य ये होता है कि कुछ अच्छा हो. अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें और कोई चीजें हम अच्छी कर पाए. बहुत बुरा लगा, और 4-5 दिन लगातार अलग अलग चैनल्स पे मैं चर्चा में जाते रहा, लोगों को जवाब देते रहा. कुछ सोशल मीडिया के मैसेजेस थे सर कि लोग लास्ट में इस विरोध को किस तरीके से ले रहे थे. तो मेरे एक मित्र ने मुझे सोशल मीडिया का एक मैसेज भेजा कि चलो कोई बात नहीं, घर में मांगलिक कार्य होता है तो तालियां बजाने वाले आ जाते, ये हल्ला भी अच्छा है.
तो सर बात यह है कि ये कोई मोदी जी अपने लिए घर नहीं बना रहे थे, ना भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यालय बनवा रही थी। 1927 में जब ब्रिटिशर्स ने इनॉग्रेशन किया था, तब भी हमारे उस समय के नेताओं ने कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई जरूर, पर उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया। जी। मुझे बहुत दुख हुआ और मेरे कई मित्रों से मेरी व्यक्तिगत भी बात हुई जो दूसरी पार्टी के हैं, तो कई लोगों ने मुझे ये व्यक्तिगत रूप से कहा कि यार हमारी पार्टी लाइन है पर क्या करें, हमें भी अच्छा लग रहा है पर बोलना पड़ रहा है। सर हमारे देश के सांसदों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हम लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ा पा रहे थे। जी। आपके साथ भी उस दिन चर्चा में मैं था, आपने गुलाम नबी आजाद जी का उदाहरण हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रस्तुत किया और आपने उसको कार्यक्रम में उद्धृत किया। मैं इस देश की जनता से ये कहना चाहता हूं कि भैया ये कोई मोदी जी अपना खुद पर्सनल तो नहीं कर रहे थे जी। और जो हुआ, जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, जिस तरीके से हमारी संस्कृति को दर्शाने वाला कार्यक्रम हुआ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। अरे भैया 70 साल इस देश की जो जनता है, हमें लगता था कि कहीं फॉरेन से चुनी हुई सरकार तो नहीं है हमारी, विदेशी सोच वाले तो लोग नहीं राज कर रहे हैं हम पर। और हमेशा से हम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जिस जी। तरीके से हमारे कार्यक्रम होने चाहिए उस तरीके से कार्यक्रम इस देश में कभी नहीं हुए। और मतलब सर देखिए ना, सारे धर्मगुरुओं को बुलाया गया था, सबके साथ वहां कार्यक्रम। और तो एक बात मेरे कुछ मित्रों का मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद में पहले उन्होंने कहा, किसी विशिष्ट वर्ग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश सिर्फ इनका नहीं है, इनको आप पहले गए। तो अरे भैया जो गए वो कौन लोग हैं, वो किसी विशिष्ट एक जाति के हैं क्या, इसका अभ्यास करो। एक तो हमारे मित्र ने चर्चा में ये सर कहा कि आपकी संस्कृति ये है कि किसी विधवा को आप शुभ कार्य में नहीं लाते। इतने अलग अलग तरीके के ओछे रूप इन पूरे दिनों में सर दिखाई दिए कि बिल्कुल मतलब मोदी जी का विरोध करने के लिए आप कितना स्तर गिरा सकते हो, ये तक लोगों ने इस समय दिखा दिया। मेरे भाई साहब इंडियन आर्मी में अच्छी पोस्ट पे है, उनका ऑफिस वहां था राजपथ के पास। सर बड़ा बुरा लगता था जब हम जाते थे, कर्तव्य पथ राजपथ का सम्मानीय मोदी जी ने कर दिया। सुभाष बाबू की इतिहास को इस देश में राज करने वाले लोगों ने दबाया। सर ये सत्य है। हम इस भारत माता के ऐसे सपूतों का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं जिन्होंने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या यह गलत है? हमारे देश में कोई भी बड़ी चीज हो जाए, एक परिवार के एक व्यक्ति विशिष्ट का नाम उसको दिया जाता था, क्या ये गलत नहीं था? वो मोदी जी ने बदला तो आपको दुख हो रहा है। ऐसी इमारत बिल्कुल कम समय में बनाई, उसका आपको दुख हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सर संस्कृति थी कि एक इलेक्शन में वो अनाउंस करते थे, दूसरे इलेक्शन में वो बोलते थे कि हाँ हम करेंगे, तीसरे में बोलते थे भैया नींव बन गई है, जल्दी इमारत खड़ी हो जाएगी। कई इलेक्शंस ये लोग एक आश्वासन पर गुजार देने वाले लोग हैं, उनको वो ये पचा ही नहीं पा रहे कि इतना भव्य सदन देश की संस्कृति का, देश की सभ्यता का दर्शन कराने वाला उद्घाटन समारोह मोदी जी के करकमलों द्वारा हुआ। और ये लोग कौन लोग हैं सर? मैं महाराष्ट्र से हूं। महाराष्ट्र के विधिमंडल के उद्घाटन के समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महाराष्ट्रियन हमारा नौवारी पहन करके उसका उद्घाटन किया था। उस फोटो में भी मुझे कई राष्ट्रपति दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन लोगों ने पिछले सालों में संसद के संकुल में जितनी इमारतें बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई, उनके उस समय के प्रधानमंत्री ने ही उसका उद्घाटन किया। और इन्होंने इलेक्शन के समय आदरणीय राष्ट्रपति जी को क्या क्या नहीं कहा, और ये कहते हैं कि आदिवासी महिला का इन्होंने अपमान किया, हमने अपमान किया। ये हो सकता है सर? इन लोगों ने, चलिए वो बात तो अलग हो गई ना, वो बात तो खत्म हो गई। अभी अभी उस बात में रहा क्या है? मेरा सिर्फ ये कहना है कि पूरी दुनिया से तारीफ आ रही है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। हर एक कोई तारीफ कर रहा है नए पार्लियामेंट की, हर एक कोई तारीफ कर रहा है नए आर्किटेक्चर की, नए सिंबलिज्म की। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़बरदस्त बात जो हुई है, हो सकता है ये डिबेट का विषय हो सकता है कि बहुत लोग मुझसे बिल्कुल एग्री ना करते हों, लेकिन जो कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर,
जो मोदी जी ने दर्शाया है सारी दुनिया के सामने कि भाई देखिए साहब, वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर कल्चर, हमारा जो कल्चर है उससे हम लोग शर्मिंदा नहीं है। ये सेंगोल जो है चोला एम्पायर का सिंबल था और उसको हमने एक बार फिर जागरूक किया है। मतलब दक्षिण और उत्तर का मिलन आज की तारीख में पार्लियामेंट में है और जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो सिंबल है वो हम लोगों ने पार्लियामेंट में रखा है जस्ट टू शो वन थिंग। ये लोग बोलते हैं ना कि सेप्टर है, ये है, वो है। सर ऐसा नहीं है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजीत चौहान साहब जरा ध्यान से सुनिए, वो लोकसभा के अंदर सेंगोल क्यों रखा गया है आपको शायद मालूम नहीं होगा। इट शोज ट्रांसफर ऑफ पावर विच मीन्स पावर इज टेम्परेरी। ये हर एक को याद दिलाया है मोदी जी ने सेंगोल को उधर रख के कि भैया कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती है, लोगों का ये पार्लियामेंट है, लोगों के ऊपर है कब आपको ये सत्ता में भेजेंगे और कब विपक्ष में भेज देंगे। इसलिए उसका प्रतीक सेंगोल वहां पे रखा गया है और ये भारतीयता का प्रतीक है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। अजीत चौहान साहब आप बताएं। सर मूलतः यह है कि हमारे विरोधी जो है वो हमेशा से ही विदेशी सोच रखने वाले लोग जी, और मेरे नेता विश्वगुरु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से ही भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और हम विश्वगुरु थे ये याद दिलाने वाले ही काम हमेशा किए हैं। आम लोगों के दिल में जो बात होती है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और जब लोग उसको सराहते हैं तो ये पचा ही नहीं पाते ये लोग। मतलब हमेशा से आप देखिए कि किस तरीके से इस देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ करते थे, क्या उन कार्यक्रमों में होता था। इस संसद भवन के उद्घाटन समारोह में पूरे देश की सांस्कृतिक विविधता की और एकता की झलक दिखाई दी। जिस तरीके से सर आपने कहा कि दक्षिण और उत्तर का मिलन और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में जिन बातों का महत्व है जी, वो बातें हम क्यों छोड़ दें। उन बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सामने लाया और सम्मानित किया है वो सिर्फ भारत का ही सम्मान नहीं है, पूरे विश्व भर में जितने भारतीय है ये हमारी संस्कृति का सम्मान है। आज देखिए सर, किसी जमाने में लोग इंडियन पहराव जो है, भारतीय पोशाक जो है वो पहनने में शर्माते थे और मैं ये बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आज ये चेंजेस हमें दिख रहे हैं, ये बदलाव हमें दिख रहे हैं। मतलब मैं तो हक्का बक्का रह जाता था जब मैं विदेश में जाता था तो वहां के कार्यक्रम में वहां के भारतीय कपड़े पहनते थे, पर भारत में ये हो गया था कि हमारे फंक्शंस में भी हम विदेशी कपड़े पहनने लगे। तो ये देश को कहां ले जा रहे हैं? Chavan sahab, how do you see it now? What they have opposition as portrayed their unity. It was 25 for parties attending and 20 not attending. राहुल गांधी जी ने ये दिखाया कि 20 ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ हैं, हमने टोटली इसको बॉयकॉट किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राहुल गांधी जिस प्रकार से कहे कि ये लोकतंत्र है, ये पार्लियामेंट है, आप राज अभिषेक कर रहे हो, आपके यू आर डूइंग राज अभिषेक अपने खुद के राज। दैट वाज राहुल गांधी कमेंट्स। एंड शरद पवार जी जो उनके साथी है, कोलिशन पार्टनर है, उन्होंने कहा कि नेहरू जी का एक साइंटिफिक टेम्पर था मगर मोदी जी हमें पीछे ले जा रहे हैं इनटू रिचुअलिज्म, इनटू ऐसे ट्रेडिशंस में जो साइंटिफिक टेम्पर के विपरीत है। तो क्या व्हाट इज राहुल गांधी डूइंग? क्या राहुल गांधी इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी फॉर 2024, उसके लिए ये स्टेज अपनाया है? क्या मोदी जी का नाम तो इस हिस्ट्री में कि अगर नया पार्लियामेंट बना है तो मोदी जी नहीं बना है, आगे पीछे सब जगह मोदी जी का छाप तो लग ही गया है। व्हाट डू यू थिंक जो राज अभिषेक और देश को पीछे ले जा रहा है, राहुल गांधी जी और शरद पवार जी का जो कमेंट्स है, इस पे क्या सोचते हो आप? सर इनके जो कमेंट्स हैं वो दर्शाते हैं कि इनकी सोच क्या है। इनके जो साथी है, सबसे पहले तो इस पूरे इसमें इन लोगों ने ये सोचा था कि हम इस विषय पर
मोदी जी की तीव्र आलोचना करेंगे, उनको विरोध करेंगे, सब लोग साथ में आएंगे। ये अपने साथियों को अपने साथ नहीं ले पाए सर, ये क्या मोदी जी का विरोध करेंगे? और ये कोई राज्याभिषेक नहीं था, ये भारत की संस्कृति को इन लोगों ने हमेशा से ही इनकी कहनी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है सर। ये लोग हमेशा से ही आप देखिए कि ये जब ग्रामीण इलाके में आते हैं हमारे यहाँ अलग बात करते हैं, ये जब शहरी इलाके में होते हैं शरद पवार जी अलग बात करते हैं। इनकी अपनी किताब भी लिखी है इन्होंने, लोक माझे सांगाती, मराठी में कहा है कि लोग मेरे साथ है और इंग्लिश में कहते हैं ऑन माय टर्म्स। ये बड़े दोगले टाइप के लोग हैं सर, ये बड़े दुखी हो गए कि ये जब पार्लियामेंट का काम चल रहा था तो वो काम रुके कोरोना काल में, इसलिए अलग अलग याचिकाएं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर करी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि समय रहते उससे पहले ही मोदी जी ये काम कर देंगे। और ऑपोजिशन की ही मैं बात कर रहा हूँ सर, ऑपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा था कि अरे देश के लिए इतना बड़ा काम खड़ा हो रहा है, आप विरोध करो, पर कार्यक्रम में जाना तो जरूरी है, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश के लिए नया संसद भवन बन रहा था। हम सब लोग साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन करें, ये देश की जनता को, आम लोगों को भी लग रहा था और इसी तरीके से विरोधी पार्टियों को भी लग रहा था। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, कहाँ एकत्रित आ पाए लोग, इनमें तो अपने ही कई मुद्दों पर मतभेद है। पर मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से ये कार्यक्रम हुआ, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला कार्यक्रम था और इन्होंने गत वर्षों में किया ही है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, भारतीयत्व को इन्होंने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की और वही सारी चीजें जो हम है, जिस तरीके से हमारे घर में किसी वास्तु को बनाया जाता है तो कार्यक्रम होता है, सारे धर्मों के गुरु वहां आए, सब लोग वहां आए, सब लोगों ने मिलकर के प्रार्थना की और हमारे नए भवन में लोकशाही के मंदिर का निर्माण मोदी जी ने किया। राम मंदिर का तो किया ही किया। अजीत चौहान साहब, एक छोटी सी बात जी, पता नहीं आप जवाब देना चाहेंगे या नहीं, अगर ना भी देना चाहें तो कोई बात नहीं जी। छोटा सवाल है सर, सारे लोग जो आए थे वो जो क्या है, वो अधिनाम है, क्या है? यस यस, बिल्कुल अधिनाम वाले लोग थे वो सारे के सारे, सब तमिलनाडु से आए। अब सर हमें जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, बाकी हर जगह से, बाकी हमारे जितने अखाड़ों के लोग हैं, बाकी हमारे जितने संत महात्मा महंत हैं, जितने मंडलाधीश हैं, मंडलेश्वर हैं, बाकी हर जगह से वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या बिगाड़ा भाई, हमें क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ तमिलनाडु से ही क्यों आए, हमें नीचा क्यों दिखाया गया, हमें क्यों नहीं बुलाया गया वहां पे? चौहान साहब। नहीं, ये आज के टाइम्स में भी ये बड़े विस्तृत रूप से इन सारे लोगों का इतिहास वहां पर दर्शाया गया सर, अगर हम पढ़े तो होता यह है कि किसी कार्यक्रम में जबकि वो प्रोटोकॉल सही कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में कौन आया, किस तरीके का ये हो, तो उसकी भी एक कमेटी होती है। तो ये विविधता में एकता रखने वाला हमारा देश है। हिंदुत्व की खूबी और खासियत ही यही है कि हम हर प्रदेश में चले जाए, हमारी बोली अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खानपान अलग है, पर हिंदुत्व पूरे देश को जोड़े रखता है। तो मैं आदरणीय संतों और महंतों से कहूंगा कि इस कार्यक्रम में एक कमेटी ने ये चयन किया था कि ये संत आए, ये लोग आए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में वारकरी समुदाय संप्रदाय की एक बड़ी परंपरा है, हमारे यहाँ भी कुंभ का मेला होता है, हमारे यहाँ भी कई अखाड़े हैं, हमारे यहाँ भी कई संत हैं, पर हम सबको तो बुला नहीं सकते। पर हिंदुत्व का, देश की जनता का और वो जो राजदंड के इतिहास के पीछे कुछ बातें थी, उन बातों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का वहां आना और आशीर्वाद देना एक तरीके का सिग्निफिकेंट था, इसलिए उनको बुलाया गया। That's great, sir. मुझे नहीं लगता सर, I agree with you. That's absolutely great. लेकिन मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आपको समझाना पड़ेगा, भले आप माने या ना माने, मैं दिल से बोल रहा हूँ, जो मुझे खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप उसको जिस अलग अलग तरीके से मत लीजिए। मैं जेन्युइनली सलाह दे रहा हूँ आपको कि बहुत संतों में, बहुत मंडलाधीश्वरों में बहुत रिजेंटमेंट है सर,
अभी बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सर। ये भारतीय जनता पार्टी को जाकर के या संघ को जाकर के हरे को समझाना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। चौहान साहब, सर आपकी सलाह को मैं बहुत सीरियसली लूंगा और मुझे जहां पहुंचाना चाहिए वहां मैं इस कार्यक्रम के खत्म होते ही जरूर पहुंचाऊंगा। पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहूंगा सर कि हमारे नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मठाधीश हैं और वो महंत हैं जी। और उनका काफी अच्छा कनेक्ट होता है। और हमारे महाराष्ट्र में भी उनके मठ की शाखा है, मैं वहां जाता हूँ, वहां के संतों से मेरा रेगुलरली कांटेक्ट है। तो जब चौहान साहब, you know this particular thing was also आपका जो बीजेपी का 9 years of governance, success of governance, मोदी जी, if you बहुत जबरदस्त रिपोर्ट कार्ड सुना रहे, राम मंदिर, आर्टिकल 370, यूपीआई पेमेंट 126 लाख करोड़, इंडिया द 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, पीएम किसान, आवास हाउसेस, गैस फ्री, टॉयलेट, आयुष्मान, नल से जल। बट कांग्रेस इज टोटली वाइट, दिस इज कोई भी चीज आपने फुलफिल नहीं किया, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। बोले अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट, प्राइस राइज स्टिल एग्जिस्ट, इन्फ्लेशन आज भी है, फार्मर्स डबल इनकम प्रॉमिस किया वो, तो उनका कहना है ये 9 साल सक्सेस का नहीं है, 9 साल मिसरूल का है। अजीत चौहान जी, कैसे देखते हो आप इसको? सर मैं ये बात मानता हूं कि कांग्रेस के नेता जमीनी हकीकत को जाने बगैर ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में घूमे, गांव में जाए, कितना बदल गया है हिंदुस्तान ये देखे। मेरे पास सर, मैं ये सवाल आप मुझे पूछेंगे, आज का सब्जेक्ट था इसीलिए मैं पूरी लिस्ट लेकर ही साथ में बैठा हूं। तो 9 साल की मोदी जी की अगर हम पूरी कार्यप्रणाली को देखें तो आम आदमी को सेंटर में रख करके ये सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं सर, ग्रामीण इलाके में किसी भी आदमी के पास जाकर के आप पहुंच जाइए, सारी योजनाएं जो है हमारी, प्रदीप सर आपने गिनवा दी। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि सर हमारे यहाँ पर मध्यस्थ का, दलाल का काम करने वाले कई लोग थे। वो दुकानदार के स्वरूप में थे, एजेंसी के स्वरूप में थे, सप्लायर के स्वरूप में थे और किसी स्वरूप में थे। वो जो पूरी प्रजाति है सर, ये 9 साल में वो प्रजाति ही नष्ट हो गई, वो प्रजाति ही नष्ट हो गई। और ये प्रजाति जीती थी सिर्फ भ्रष्टाचार पर। और इस प्रजाति के लोग ग्रामीण इलाके में ब्याज का धंधा करते थे, आम लोगों को पैसे देना, उनसे दुगना तिगना चौगुना ब्याज लेना, सरकारी ऑफिसर के साथ मध्यस्थता का काम करना, ये सारे काम उनके हुआ करते थे सर। वो प्रजाति नष्ट हो गई है, क्योंकि किसी भी मध्यस्थ के बिना आप डीटीबी प्रणाली से आम आदमी के जीवन में क्रांति लाना, मोदी जी ने ये सारा करके दिखाया 9 साल में। कोई भी योजना हो, स्कॉलरशिप्स हो, अलग अलग हमें मिलने वाले पैसे हो, हमारे बैंक अकाउंट में सीधे जमा हो रहे हैं और उसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय योजना है, इसके लिए जिनको सब्सिडी मिली है उनके भी पैसे उनके सीधे अकाउंट में सर जमा हो रहे हैं। 6,000 रुपए अर्थ सहाय्य और महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से 6,000 रुपए, 12,000 रुपए घर के एक आदमी के पास सर आ रहा है। और मोदी जी को यह जनधन योजना पर सर कितना बवाल किया था, आपको याद होगा सर। मोदी जी ने जब जनधन योजना लाई तो इन लोगों ने, ये लोग हंसे हम पर, बोले यार जिनकी जेब में पैसे नहीं है उनके अकाउंट आप खुलवा रहे हो। सर हमें पता था वो अकाउंट हम क्यों खोल रहे हैं। वो अकाउंट हम इसलिए खोल रहे थे कि इन्हीं लोगों के इन्हीं पैसों पर कमीशन खोरी करके कई सालों से इन लोगों ने बड़े बड़े अपने बंगले बनाए थे, प्लॉट्स खरीदे थे, खेतियां खरीदी थी और ये लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़े हावी थे। ये पूरी प्रजाति ही हमें नष्ट करनी थी। माननीय मोदी जी 9 साल में आम आदमी को सीधा पैसे देने में सर यशस्वी हुए हैं। रेलवे की अगर हम बात करें सर, क्या रेलवे के हालात थे, ये आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं। आज रेलवे को लेकर के आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, हमारे यहाँ
ब्रॉड गेज के लिए इतना इतना पैसा मंजूर हो चुका है, उसका काम चल रहा है। वंदे भारत में बैठने के लिए सर हमारे यहाँ से लोग एडवांस में बुकिंग कर रहे हैं, सिर्फ शिरडी होकर के आते हैं। क्या काम है भैया वंदे भारत देखने में? सर मुंबई के अंदर लोकल से ट्रेवल करने वाले लोगों को अगर आप इन दिनों पूछेंगे, हम पूरी तरीके से चेहरा मुंबई लोकल का बदलने वाले हैं। सर वंदे भारत, आप रेलवे के लिए आप चले जाइए सर, रेलवे के खाने से लेके रेलवे की सर्विस कोविड में मुझे नहीं लगता अगर मोदी जी के अलावा और कोई नेतृत्व होता तो इतनी सक्षम तरीके से कोविड में देश का नेतृत्व कर अजीत पाता। चौहान सर, हमने- साहब, अजीत चौहान जी। साहब, रेलवे के ऊपर एक और डिस्कशन करेंगे कि वास्तविकता क्या है इंडियन रेलवेज की अभी, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुई है, और वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो असल में उसने काम किया है या नहीं किया है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन आपने शुरू करी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, वो सक्सेसफुल हुई है। वही मॉडल अगर आप लोकल ट्रेन्स में मुंबई के नेटवर्क में अगर आप उपलब्ध करा पाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बिकम रियली गुड। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। सर बड़ी विनम्रता से मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर आपको मुंबई लोकल में भी वंदे भारत की तरह ही आने वाले दिनों में बदलाव दिखेगा जी। 230 से अधिक गाड़ियां, ये जो लोहे की लोकल जिसका रूप है, जिसका स्वरूप है, ये पूरा सर चेंजेस हो जाएगा। लोकल में करने में सर थोड़ा समय मुंबई में इसलिए लगता है, हमारे पास बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या बड़ी है। हमारे पास जो एलिवेटेड मार्ग मुंबई में कई जगह पर है, उसके कुछ काम होने थे, इसलिए बस हम रुके हुए। 230 से अधिक वंदे भारत की तर्ज पर गाड़ियां, लोकल गाड़ियां, और बड़े ही वेगवान I hope तरीके it से happens. मुंबई को ट्रांसपोर्ट के लिए वो उपलब्ध हो जाएंगी। आई वुड लव टू सी इट हैपन, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। 75% देश के लोगों के घर में सर स्वच्छता गृह है। हम महाशक्ति होने की बात करते सर, हमारे देश में टॉयलेट्स नहीं थे। जब मोदी जी टॉयलेट्स की, घर के धुएं की बात करते थे, ये लोग हंसते थे सर। हम आज ग्रामीण इलाके में ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस आप देख सकते हैं, छोटी सी बात है, लेकिन हमारी माँ बहनों के सम्मान की, सुरक्षा की बात थी। जी। आयुष्मान योजना में सर हमारे ग्रामीण इलाके में दो ही चीजों में आदमी खत्म हो जाता है सर, एक तो शादी और दूसरा घर में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी उसकी आ जाए तो। सर धीरे धीरे केंद्र और राज्य की कई योजनाओं में मोदी जी ने इतने सारे बदलाव लाए और इतना अच्छी तरीके से ग्रामीण इलाकों में कवर किया गया। ग्रामीण इलाकों के हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उनकी बुनियादी परिस्थिति बदलने के लिए हम 9 साल से काम कर रहे हैं। उसका आपको आयुष्मान योजना का अगर आप अभ्यास करें सर, तो 5 लाख तक मुफ्त में उसको पूरी तरीके से उसका मेडिकेशन किसी भी आदमी का होता है। 22 करोड़ लोगों ने अलग अलग जगहों पर इस योजना के लिए अपना नाम सर लिखाया है, और 4.25 करोड़ लोगों के ऊपर पूरे देश में एक साल में। सो इन इफेक्ट बड़े अजीत चौहान ऑपरेशन हो रहे हैं साहब, सर, बड़े चौहान ऑपरेशन साहब हो रहे कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, अगले जितने भी चुनाव आएंगे आप सब जीतेंगे। कहने का मतलब तो ये हो गया कि भाई अभी जो आने वाले चुनाव हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, यहाँ तो हर जगह आप जीतने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ। चौहान साहब प्रेडिक्शन दीजिए, प्रेडिक्शन। अभी जो बड़े पत्रकार, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, कितने जीतेंगे आप बताइए। सर हम मोदी जी के सैनिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। आत्मविश्वास से बिल्कुल लबालब है। पर सर कर्नाटक में आपकी 65 सीटें आई, 65, बड़बोलेपन, जिसमें से 25 सीटें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आई। अगर मोदी जी इतना कैंपेन नहीं करते तो 40 के ऊपर नहीं जाते सर, मैं सीधा बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को झोंक दिया कैंपेन में, इसलिए आप लोग 65 पर आ गए। वेरी फ्रैंकली, बाकी का बताएं सर। अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बोलिए सर। सर हर इलेक्शन की हवा अलग होती है जी। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कई इलेक्शंस कवर किए हैं देश की। सर बहुत उम्र का पत्रकार हूं, बड़ा नहीं हूं। हाँ सर बोलिए। जी सर आप हमारे लिए तो
बड़े भी है, आदरणीय भी है, पर मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि हर इलेक्शन का अपना एक अलग मूड होता है, और स्टेट की हवा को अच्छी तरीके से समझा जाए, जी, ये हम अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। fantastic. So we'll talk about that वहां के when you come with us वहां next. के जी वहां के जो भी जातीय समीकरण होते हैं, जी, जिस तरीके के प्रश्न होते हैं, और सर मैं आपसे ये भी कह दूं, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता को सार्वजनिक मंच पर ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर मैं ये कह देता हूं कि मेरे कोई बड़े थे, वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा रसूख रखते थे, और मैं उनके पास जब पत्रकार था तो हमेशा जाकर के बैठा करता था, और मैं उनसे ये अलग अलग चीजों पे हम बात करते थे, तो वो मुझे कहते थे हमेशा कि बेटा देखो, विकास की बातों पे इलेक्शन नहीं जीता जाता। जी, तो कांग्रेस ने ये बड़ा रट लिया था कि विकास पे भैया इलेक्शन होगा नहीं, पर हम लोगों के लिए, लोगों का अंत्योदय करने के लिए, जो कि हमारे पार्टी के संस्कार और हमारी सीख है, हम अंत्योदय के लिए काम करने वाले लोग हैं। देश की जनता को भी ये समझना होगा, कांग्रेस खुद प्रयास कर करके सत्ता में कभी नहीं आती, लोग कुछ गलतियां हो जाती है, उन गलतियों का जवाब देने के लिए कांग्रेस को सत्ता में कुछ समय के लिए लाते हैं, जरूर वापस भेज देते हैं कांग्रेसियों की हरकत की वजह से। तो ये भी इस देश में, ये भी इस देश में कई छोटी छोटी जगहों पे जो इलेक्शंस हुए, वो इतिहास हमने देखा है। तो जिन गलतियों की वजह से, जिन गलतियों की वजह से जनता है सर नाराज हो सकती है, हम पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोग हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती है। right, sir. I'm very glad that you have admitted that, because admission, सर, गलती का एहसास सबसे पहला स्टेप होता है जीत की तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आप जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अजीत चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट अ वंडरफुल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, रियली लव्ड इट, एब्सोल्युटली। आई हैव नॉट बीन देयर येट, आई होप टू बी एबल टू गो देयर नेक्स्ट वीक मैं जरूर जाऊंगा वहां पे, मैं जरूर देखना चाहूंगा अंदर से। आई बिलीव इट्स अ रियली लवली स्ट्रक्चर। Everybody from all over the world has admired the architecture. I hope I shall be able to go there next week. Thank you so much, Ajit Chauhan sahab. Really a great pleasure talking to you. Namaskar sir. Namaskar और वंदे मातरम. Thank you so much sir. थैंक यू सर, प्रदीप सर, थैंक यू सो मच अजीत जी। थैंक यू सो मच। और जो बजाज साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, दिलीप कुमार, आप सचमुच ऐसी ही बात करते हो एकदम सोच समझ के। Wonderful sir. Ajit Chauhan sahab, thank you so much. सर मैं जाना तो चाहता था इंडस्ट्री में, मैंने मराठी शोज भी किए हैं, ड्रामा भी किया है। अब मैं मराठी के एक चैनल के साथ मेरा एक शो भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो ऑल द बेस्ट सर। बेस्ट ऑफ लक। दिलीप कुमार तो बन नहीं पाए सर, पर पर्दे पे आने की चाह थमती नहीं है, क्या कहते हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सर को उस कार्यक्रम में जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अजीत चौहान साहब, सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम। Right, as far as the BJP is concerned, the fact is all this didn't